चलो देखो हम लोगों को पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पूरा चैप्टर का नाम तो इतना लंबा सा इतना एड्रेस बनता है, इतना अभी टेंशन नहीं लेनी है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। जब यार जो एलिमेंट थे औकात के अंदर थे, जब तक हमें लगा कि यार इतना तो हम याद कर सकते, प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, तब तक तो अपन ने कुछ नहीं सोचा। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 किताबें हों, तो 10 किताबें तुम्हें आराम से पता रहेगी कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है और कौन सी किताब कहाँ रखनी है और कब उसे क्या पढ़ना है, उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब बुक्स की संख्या बढ़ने लगेगी, अलग अलग टाइप्स की बुक्स आएंगी, मान लो तुम्हारे पास 1000 से ज़्यादा बुक हो गई हैं, तो तुम्हें बनानी पड़ेगी क्या, लाइब्रेरी। कि यही लगेगा कि यार कुछ ना कुछ उसका करना चाहिए ना, कि हाँ यार हम कहें कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो एक साइड होंगी, फिजिक्स की जितनी बुक होंगी वो सब एक साइड होंगी, केमिस्ट्री की एक साइड होंगी, हिंदी की एक साइड होंगी, सबने एक एक साइड कर दिया है। जो मैथ की एक साइड होगी उसी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सब में मैच कर रही होगी कि नहीं। फिजिक्स की जितनी बुक होंगी उसी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी कि नहीं। ऐसी वो अदर बुक होंगी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच करती होगी। तो ऐसे जब एलिमेंट पहले पहले खोजे गए तो इन लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे देखा गया कि हाँ यार ये कुछ प्रॉपर्टी मैच करने लगी। जब कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में आने लगती तो उस पर हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और तो उन्होंने जब देखा कि यार कुछ ना कुछ में ट्रेंड सा बन रहा है, तो उन लोगों ने फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास आते जा रहे थे और उन एलिमेंट की कुछ ना कुछ पीरियोडिक मतलब उनकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ मैच कर रही थी, तभी हमने उनका बनाया है क्या, पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले समझो कि जो पीरियोडिक है उसका आखिरकार मतलब देखो जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, पीरियड। इस स्कूल में जब तुम्हारा पीरियड लगता है तो उसका कुछ ना कुछ खास स्पेसिफिक चीज़ है कि नहीं, कि इतने 40 मिनट बाद इस पीरियड का एंड हो जाएगा कि नहीं, कि 40 मिनट बाद हर पीरियड चेंज हो रहा है। ऐसे ही एलिमेंट का भी होता है कि हाँ एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी मैच कर जाती हैं, मतलब जैसे एस पीरियड। अब तो अपन देखो अभी की पढ़ाई में जो अभी तुम्हारे पास रिसेंट तुम्हारे पास नॉलेज है और जो पहले की नॉलेज में बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि यार तुम जो बात कर रहे हो वो कर रहे हो 1800 की, कब की, 1800 मतलब आज से 200 साल पहले की बात कर रहे हो। आज से 30-40 साल पहले तो कोई मोबाइल नहीं जानता था और हम लोग बात कर रहे हैं कितने की, 200 साल पुरानी की। तो मतलब उस समय लोग कैसा उस समय टाइमिंग रहा होगा। तो इतना भी आगे आगे भागने की ज़रूरत नहीं कि देखो केमिस्ट्री में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। केमिस्ट्री बहुत लोगों को बोरिंग या पकाऊ इसलिए लगती है ताकि वो उसको समझ नहीं पाते अगर केमिस्ट्री क्या कहना चाहती है, उसका रियल मतलब क्या है। तो इसलिए हमें थोड़ी ये बोरिंग सी लगती है। अगर इसका हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए कि आखिर यार केमिस्ट्री है क्या क्या नहीं, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान लगेगी। अब देखो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, लड़की और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। हर एलिमेंट की हर अलग अलग प्रॉपर्टी है कि नहीं। कन्याओं को तो भगवान नहीं समझ पाए हैं और केमिस्ट्री को प्रोफेसर। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको हमें सब पढ़ना है। तो हम समझें कि सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल का क्या डेफिनेशन है क्या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल, यहाँ तो कुछ समझ में आया, इतना कोई डाउट्स है कि पीरियोडिक टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी है, हम लोगों ने एलिमेंट का क्यों क्लासिफिकेशन किया। एलिमेंट इसलिए क्लासिफिकेशन किया क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। हमने ऐसा किया कि जिसकी प्रॉपर्टी एक सी थी उन्हें हमने एक साइड रख दिया है, हमने उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग रखता गया। तो पीरियोडिक टेबल का जो है अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इन अ टेबुलर फॉर्म, मतलब अरेंजमेंट कर दो ऑफ नोन एलिमेंट, मतलब जो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी के हिसाब से इन सबको अरेंज कर दो किसी न किसी फॉर्म में, मतलब किसी न किसी वे में, तो उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आज जो तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है।
उससे पहले कई सारी पीरियोडिक टेबल आई हैं, कई सारी मतलब आई चली गई, तो उसमें हमें इतना ध्यान नहीं रखना है। और शायद अब तो कुछ टॉपिक सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, शायद पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन हटा दिया गया है, कुछ केमिस्ट्री से भी हटा, फिजिक्स से भी हटा दिया गया है। लेकिन यार हम ये मानते हैं कोई टॉपिक है तो उसका बेसिक जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही तुम्हें लगेगा कि यार कि आसमान में कोई चीज़ बताई जा रही है हवा में, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली होता है कि उसका तुम्हें मतलब ही समझना है, तो हम उस जो अगर तुम्हारे हिसाब से ज़रूरी लगेगा ना, हम उस टॉपिक को भी तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि जब तक उस चीज़ का तुम बेसिक नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है। तो बेसिक तो बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये सब हटा दिया है कि इनका ट्रेड हटा दिया गया है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और पीरियड टेबल शायद सब कुछ हटा दिया गया है। हाँ, ये सब मतलब थियोरेटिकल हटा दिया गया। फिर भी हम तुम्हें एक बात बताते हैं। तो हम जो तुम्हें पहले बताते हैं वो है किसका, डॉबी रिंगर। नाम तो हम आज तक ढंग से नहीं बोल पाए। अरे ट्रेड नहीं पढ़ाता है, हाँ डॉबिनर ट्रेड, आपने रिंगर रिंगा है। तो उनका ट्रेड, उनका कहने का मतलब था कि ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट लो और इन दोनों का मास, एटॉमिक मास का सम करो तो बीच के बराबर आ जाता है। मतलब इन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो एलिमेंट का किस में किया, वर्टिकली में। उन्होंने कहा इन दो एलिमेंट की का सम करो और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बीच का आंसर, मतलब इन दोनों का एवरेज इस बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो मतलब उन्होंने ऐसे रख दिया है। ये वैलिड कितने एटम्स तक था? ज़्यादातर एलिमेंट तक नहीं था, बहुत सी बात 9 या 10 तक, 9 या 10 एलिमेंट के लिए वैलिड हो रहा था। जैसे हम तुम्हें अगर एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे तुमने कहा लिथियम का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एटॉमिक मास नहीं, रिप्रेजेंटेशन Li होता है क्या? नहीं, लिथियम। अच्छा हाँ, तो उसका एटॉमिक मास होता है 7 और सोडियम का Na होता है, ये इसके बीच में आता है, और पोटेशियम का होता है K। तो मतलब हमें इन दोनों का पता है, इसका हमें निकालना है। तो हमने क्या कहा कि 7 + 39/2 कर दो तो कितना आएगा, 23। तो इसका मतलब होता है 23, लगभग 23 ही होता है। मतलब कुछ जगह इनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, मतलब 23 मैच कर गया, लेकिन कई जगह इनकी प्रॉपर्टी नहीं हुई मैच, तो हमने इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, डिस्कार्टेड। ये तो शायद 9th 10th में ही पढ़ा होगा। अब दूसरा आते हैं, वो आते हैं न्यूलैंड। इनका है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो तुम्हें ऑक्टेव जो वर्ड आया वो ऑक्टोपस का भी नाम सुना है? ऑक्टोपस क्या होता है? 8 लिंब वाला, 8 हाथ पैर वाला एक पानी में रहने वाला जीव। तो इनका जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, उन्होंने कहा था व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अभी इतना बता दें, जितने भी तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल, मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल आएंगी पढ़ोगे, वो सब किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर या फिर एटॉमिक मास पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कब, 1900 के आसपास में, और ये थ्योरी बन चुकी थी बहुत पहले। तो न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट वन। इन्होंने कहा अगर एलिमेंट को हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं तो पहले वाले से 8वें वाले की प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी। जैसे हमने देखा Li लिथियम, बोलो पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां आएगा क्या, यहाँ Na। इनका कहने का मतलब था ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8th एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी। अगर तुम यहाँ से 8 गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ से तुम 8 गिनो तो कौन सा आएगा, एक यहाँ से बोरॉन से 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7, यहाँ 8।
सातवें नंबर पे यहाँ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। तो हम ये देखते हैं कि आज भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच। मतलब कुछ ना कुछ तो इससे भी इनने अभी ले रखा है। तो मतलब ये वाला लॉ तुम्हें समझ में आ गया कि ऑक्टेव का कहने इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने कहा था हर 8वां एलिमेंट पहले वाले से मैच कर जाएगा। अब तुम कहो कि सर इसको तुमने ऐसे में क्यों लिखा है, हम तो चाहते तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन, अब तब नियॉन नोबल गैस नहीं आया था, Na, मैग्नीशियम और अल्मोनियम। तो हम क्या तुम ऐसे भी लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें 8वां एलिमेंट यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा 8वां एलिमेंट यही है कि नहीं। तो ऐसे भी इसका मतलब है कि न्यूलैंड ने जो कैसे अरेंजमेंट किया तो उन्होंने किया था बट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो इनका ए भी आ गया था। अब जो हुए हैं उनका नाम था क्या, मेंडलीव। और मेंडलीव ने बहुत, इन्होंने भी पता है एटॉमिक मास पे ही प्रॉपर्टी दिया था, लेकिन इनकी बहुत सारी अजम्पशन प्रेडिक्शन मैच कर दिए गए थे। तो इन्होंने कई कई जगह एटॉमिक मास को साइड में दरकिनार रखते हुए भी, तो हम इनका नाम लिख दें, मेंडलीव्स। इनकी पीरियोडिक टेबल, इनकी कुछ खास बात भी हैं। हाँ। अब देखो कोई थ्योरी या फिर कोई लॉ तब डिस्कार्डेड किया जाता है जब उसमें कुछ कमियां निकलती हैं। इसमें भी कुछ कमियां आती हैं कि कम से कम 40 तक तो वैलिड था, उसके आगे वैलिड नहीं था। और दूसरी बात इसमें नोबेल गैस की तो मैं कहीं जगह भी दिख भी नहीं रही थी, क्योंकि तब नोबेल गैस निकली भी नहीं थी। जितना नेचर जितना हमें बस पता रहता है उतने के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये कुछ ज़्यादा ही खास है। इन्होंने कहा जो इनका कहने का था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। चलो इसको जरा हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इनका कहने का मतलब था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनका मतलब आज जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मतलब एटॉमिक बेस वेट मतलब ये सब होता है रिलेटेड के नहीं। केमिकल मतलब हाँ, केमिकल मतलब बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अब सब आए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो किस पे, एटॉमिक वेट पर। उनने कहा कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर हम अरेंज करते हैं तो इन लोगों में बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच कर जाती हैं। लेकिन इन्होंने ये भी एक बात रखी थी कि यार कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, मतलब किसी का एटॉमिक वेट था ज़्यादा, फिर भी पहले रख दिया था, और किसी का एटॉमिक वेट था कम फिर भी उसे बाद में रखा था। क्योंकि जो उन्होंने मेन जोर दिया था वो दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, मतलब उनका मेन था वो उन्होंने कंसंट्रेट किया, वो किया था प्रॉपर्टीज़ पर। तो अभी इतना ही जानना है कि उनने क्यों, देखो उन्होंने कहा कि भली इनका एटॉमिक वेट तो हो रहा है इनवैलिड, लेकिन हम प्रॉपर्टी को देंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। जैसे तुम्हारी क्लास में मतलब तुम्हारे लोग असेंबली में हाइट वाइज खड़े होते हो कि नहीं, खड़े होते हो कि नहीं, मतलब जो सब क्लास का जो सबसे छोटा होगा वो पहले खड़ा होगा, जो सबसे लंबा होगा वो सबसे आखिरी में खड़ा होगा। लेकिन तुमने देखा होगा गर्ल्स पहले खड़ी होती हैं, गर्ल्स की सबसे छोटी तो पहले खड़ी होती है,
और गर्ल्स में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे आखिरी में खड़ी होती है। उसके बाद देखना जो बॉयस होता है वो इस लड़की से तो कम से कम कुछ ना कुछ छोटा होता ही है। कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पाया जाता है। हमने मेनली क्या कह के रखा है कि हम लोग अरेंज किस में करेंगे। हमने कहा कि हम हाइट वाइज, सबसे यही कहा जाता है कि हाइट वाइज खड़े हो जाओ। हाइट वाइज खड़े होने का मतलब था कि जो सबसे छोटा वो सबसे, चाहे लड़की कहीं भी बीच में आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा लड़की करो पहले, जो लड़की सबसे बड़ी वो सबसे आखिरी में, उसके बाद जो लड़का उसके लड़के लगेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। ऐसे मेंडली पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस था कि कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, एटॉमिक मास फिर भी उन्हें पहले रखा गया था। अगर हम इसमें भी कहीं देखने को मिल जाते हैं तो बहुत सारे हमें एलिमेंट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जहाँ ये चीज़ पाई जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ इतना तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल तुम्हें थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, ये समझ लो कि मेनली पीरियोडिक टेबल थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। और वैसे तुम्हारा सिलेबस में से तो हटा ही दिया गया है। हाँ, हिस्टोरिकल सब हटा दिया गया शायद। अब देखो हम लोग इसमें मेंडलीव का अलग से पूरा पढ़ेंगे कि उनकी क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मेंडलीव का, उनके क्या डिफेक्ट थे और क्या उसमें चेंज दिया गया है, क्या उनके प्रोडक्शन थे, सब अपन एक डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अपन आएंगे कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। और इसमें हम कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी जो यहाँ सिखाते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ से हर चीज़ कनेक्ट करा देंगे, तुम्हें हर चीज़ याद होती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।